लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, जीरो से लेके एक्स तक एक्स ई रेज़्ड टू पावर टी स्क्वायर ये है। ठीक है, अब देखा कौन कहाँ जा रहा है। अगर x जीरो को जाएगा, ठीक है, तो ये जीरो से जीरो का इंटीग्रेशन जीरो को जाएगा, ई रेज़्ड टू पावर जीरो वन को जाएगा, वन माइनस वन जीरो, तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म है। अब जीरो बाई जीरो का फॉर्म है तो LH रूल लगा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब LH रूल कैसे लगाएंगे, ऊपर नीचे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, इसमें x को क्लियर कट बाहर निकाल सकते हैं, इसमें कहीं इन्वॉल्व भी नहीं है, तो हमने x को बाहर निकाल लिया, जीरो से लेके x तक ई रेज़्ड टू पावर टी स्क्वायर डी टी अपॉन वन माइनस ई रेज़्ड टू पावर एक्स स्क्वायर। अब ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म है तो LH रूल लगाया, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, तो इस x का डेरिवेटिव वन, ये फंक्शन एज इट इज, ठीक है, प्लस x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, तो अपर लिमिट का डेरिवेटिव वन और t की जगह x रख दिया ई रेज़्ड टू पावर एक्स स्क्वायर, और उसका लोअर लिमिट का डेरिवेटिव जीरो, तो और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसके डेरिवेटिव में कितना आएगा, यह आ जाएगा माइनस हाँ, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा, 2x ई रेज़्ड टू पावर एक्स स्क्वायर, ऐसे करके आ गया। ठीक है, मतलब क्या आ गया, दिस इज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, जीरो से लेके x तक ई रेज़्ड टू पावर टी स्क्वायर डी टी प्लस x इंटू ई रेज़्ड टू पावर एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 2x ई रेज़्ड टू पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या देखो, अगर x जीरो को जा रहा है तो ये मेरे को दिख रहा है कि कैंसिल हो जाएगा, तो इसको तो हमने सेपरेट कर ही दिया। ठीक है, तो इनफैक्ट इसको तो यहीं से अलग कर दिया, तो ऊपर नीचे x इंटू ई रेज़्ड टू पावर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस हाफ आ गया, तो जो भी लिमिट निकल रहा है उसको निकाल के हमने सेपरेट कर दिया, ताकि जो एक्सप्रेशन है दैट वुड बी लेस कम्बरसम। ये हो गया। अब इसको चेक किया, फिर अगर x जीरो को जा रहा है तो जीरो से जीरो तक का इंटीग्रेशन जीरो, और ये भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म है। फिर LH रूल लगाया, दिस इज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव वन इंटू ई रेज़्ड टू पावर एक्स स्क्वायर अपॉन इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव इतना हो जाएगा, और फिर e का डेरिवेटिव माइनस 4x स्क्वायर ई रेज़्ड टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस हाफ। अब अगर हम ई रेज़्ड टू पावर एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दें तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो गया, x जीरो को जाएगा तो ये जीरो को जाएगा, ये पूरा किसको जाएगा, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ विल बी माइनस वन, तो ये माइनस वन ही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल्स टू 0 टू जेड स्क्वायर डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स क्यूब, और हमें डी टू वाई बाई डी जेड टू चाहिए एट जेड इज इक्वल्स टू वन। तो इसमें कुछ भी नहीं, x तो इंटरनल वेरिएबल है, तो x नाम की चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी, उसकी जगह हम z और ये रखेंगे। अल्टीमेटली y और z में रिलेशन आएगा, मतलब एक फंक्शन है जो y एज ए फंक्शन ऑफ z बोल सकते हैं, उसका डेरिवेटिव चाहिए। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, सिंपली डिफ्रेंशिएट किया तो z के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे भी डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो डी वाई बाई डी जेड बराबर अपर लिमिट का डेरिवेटिव 2z, x इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है उसकी जगह पूरा z स्क्वायर रख दिया, तो आ जाएगा 1 प्लस
जेड रेस्ट पर 6 ये आ जाएगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया, d2y बाई डी जेड टू बराबर ट्वाइस ऑफ अपर का डेरिवेटिव माइनस जेड इंटू 6 जेड रेस्ट पर 5 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड रेस्ट पर 6 का होल स्क्वायर। what we require d2y by dz2 at z is equals to 1। तो 2 1 रखने पे ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 में से 6 गया माइनस 4, ये हो जाएगा 1 और 1 2 का स्क्वायर इज 4। तो आंसर कितना हो जाएगा -2 विल बी द आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट एक्सेस टेंडिंग टुवर्ड 0 0 टू एक्स स्क्वायर कॉस टी स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 9, let x belongs to 0 to pi by 2 and fx let fx is equals to 0 to x sin square t by 2 dt upon t, then find limit x is tending towards 0 f dash x upon x। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 0 टू एक्स स्क्वायर कॉस टी स्क्वायर। अगर x 0 को जाएगा तो ये 0 से 0 तक का लिमिट 0 हो गया, तो 0 बाई 0 का फॉर्म है क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 को जा रहे हैं। अब डिनोमिनेटर में जो हमने लिमिट में बोला था थोड़ा शॉर्टकट कि अगर x 0 को जाए और साइन x लिखा है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, तो साइन को हटा सकते हैं, थोड़ा डिफ्रेंशिएशन ईजी हो जाएगा। तो हमने साइन को हटा दिया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये 0 बाई 0 का फॉर्म हो गया, तो LHU लगाया, दिस इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अपर लिमिट मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विल बी 2x cos x रेज़्ड टू पावर 4। अपर लिमिट का डेरिवेटिव फिर एक्स स्क्वायर टी की जगह रख दिया, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2x, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गया, x 0 को जाएगा तो आंसर कितना आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि fx इज 0 से साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स रूट टी डी टी प्लस 0 से कॉस स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स रूट टी डी टी। तो अगर डिफरेंशिएट किया f डैश एक्स तो अपर लिमिट का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये ठीक है। फिर साइन इनवर्स के अंदर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का डेरिवेटिव -2 कॉस एक्स साइन एक्स और
कॉस इनवर्स के अंदर रूट कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो वो कुछ आएगा ही नहीं। अच्छा, इसको हम ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं कि 1 इंटू ऐसे करके फिर बाई पार्ट्स लगा लिया, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हो भी जाएगा और ये थोड़ा इजी पड़ेगा कि हमने डिफ्रेंशिएट किया तो या क्या। अच्छा, क्वेश्चन में जो x का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से π/2 तक। 0 से π/2 तक का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन एक्स कॉस एक्स सब पॉजिटिव है, तो वैसे तो ये रूट एक्स स्क्वायर जो है वो मॉड एक्स आता है, तो यहाँ मॉड साइन एक्स आएगा। बट बिकॉज एक्स पॉजिटिव है तो मॉड साइन एक्स में से मॉड हटा दिया, तो साइन इनवर्स साइन एक्स को हटा के एक्स लिख दिया। तो दिस विल बी 2 साइन एक्स कॉस एक्स और इनटू एक्स आएगा, माइनस यहाँ से भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे वही कहानी कि कॉस स्क्वायर एक्स का रूट मॉड कॉस एक्स आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो मॉड हटा दिया क्योंकि कॉस पॉजिटिव होगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो है वो एक्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो एक्स हो गया, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो इट इज़ 0। ठीक है, 0 होने से क्या हो जाएगा कि एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब एफ एक्स के कॉन्स्टेंट फंक्शन होने से क्या हो गया कि एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो वैल्यू बराबर ही आएगी। तो जो एफ एक्स है वो एफ ऑफ एनीथिंग हो जाएगा, चाहे 0 रखो, 1 रखो, π/3, π/4, π/7, π/11, कुछ भी रखो वैल्यू बराबर आएगा। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि फिक्स्ड वैल्यू आएगी, बस हमें ये पता लगाना है कि वो वैल्यू कितना है। तो उसके लिए देखो हमने क्या किया कि हमने एफ ऑफ π/4 रख दिया, जहाँ जो भी वैल्यू π/4 पे आएगी वही π/3 पे आएगी, वही सब जगह वैल्यू आएगी इस पूरे इंटरवल में। ठीक है, 0 से π/2 के पूरे इंटरवल में सेम वैल्यू आएगी। अब हमने π/4 ही क्यों चूज़ किया, उसका रीज़न ये कि π/4 रखने पे sin π/4 और cos π/4 की वैल्यू बराबर होगी, तो दोनों इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो सेम हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 से लेके 1/√2 तक होता है, बट स्क्वायरिंग किया तो हाफ हो गया, साइन इनवर्स √t dt प्लस ऐसे ही दूसरा भी हो जाएगा 0 से लेके हाफ तक कॉस इनवर्स √t dt। इन दोनों को ऐड किया तो 0 से लेके हाफ तक साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, π/4। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज π/4। कांस्टेंट फंक्शन हो गया, π/4 है, चाहे एक्स कुछ भी रखो 0 से π/2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 विच इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 से लेके x तक साइन स्क्वायर t/2 अपॉन t dt एंड व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट एफ डैश एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये पूरा t का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें कहीं x है नहीं, बाहर एफ एक्स लिखा हुआ है, तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सीधा सीधा। अपर लिमिट x का डेरिवेटिव 1, t की जगह फिर x रख दिया, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर x/2 अपॉन x। सो दिस विल बी लिमिट x is turning towards 0,
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाई ये वाला एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। साइन का आर्ग्यूमेंट अगर जीरो को जा रहा है तो साइन हटा दिया, मतलब ये तो ऐसे लिखा है साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो अगर हम साइन हटा दें तो एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बचेगा, ये एक्स और ये एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, तो पूरा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और आंसर विल बी 1/4। ये आंसर हो गया 1/4। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ एंड दैट इज रिलेटिंग इंटीग्रल्स। ठीक है, रिलेटिंग इंटीग्रल्स का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है कि एक इंटीग्रल दिया फिर दूसरा इंटीग्रल दिया, फिर बोला कि इन दोनों को I1 को I2 के टर्म्स में लिखो, या फिर वो कुछ ऐसे पूछ रहे कि I1 + 4I2 किसके बराबर है, या ऐसे पूछ रहे कि I1/2I2 किसके बराबर है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, मतलब I1 को I2 के टर्म्स में पूछने का। एक तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो नॉन इंटीग्रेबल हो सकता है, कि हमें एक इंटीग्रल का वैल्यू नहीं निकालना है, बस उसको दूसरे इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। एक तो नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन दिया हो सकता है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि हम मतलब जो एग्जामिनर है वो केवल प्रॉपर्टी चेक करना चाहता है वेदर यू कैन कन्वर्ट वन इंटीग्रल इनटू अनदर और नॉट, और जो गिवन इंटीग्रल है मान लिया उसको इंटीग्रेट करना हो सकता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, तो केवल कन्वर्ट करना है, इंटीग्रेट नहीं करना, ये भी पर्पस हो सकता है। ठीक है, ये तो एक बात हो गया। और ऐसा भी हो सकता है किसी किसी केस में कि जैसे अगर उसने पूछना कि I1 + 4I2 की वैल्यू क्या है, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि I1 और I2 इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं हो रहा होगा, बट I1 + 4I2 कैलकुलेट हो रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। और कैसा हो सकता है, मतलब और कैसा नहीं हो सकता। और क्वेश्चंस में हम रिलेट कैसे करेंगे, क्वेश्चन में रिलेट करने के लिए देखो एक इंटीग्रल से दूसरे इंटीग्रल तक जाने के लिए कुछ क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो जहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ में प्रूफ दिया था कि अगर मान लिया एक तरफ f(x) लिखा हुआ है और दूसरे इंटीग्रल में f(a + b - x) लिखा हुआ है, तो आर्ग्यूमेंट को कंपेयर करके आई कैन टेल कि क्या लिमिट क्या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसकी वजह से हम एक इंटीग्रल से दूसरे इंटीग्रल तक जा सकते हैं। ठीक है, लिमिट से हिंट लग सकता है कि एक जगह पे लिमिट लिखा हुआ है मान लिया 2 और 3, दूसरी जगह पे लिखा हुआ है मान लिया 8 and 27, तो आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि 2 और 3 और 8 और 27 में क्या रिलेशन है। 8 और 27 जो है वो 2 और 3 का क्यूब है, तो जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें शायद हम x³ को t रखेंगे, तो जब x की जगह 2 और 3 रखेंगे तो क्यूब्स लिमिट में आ जाएंगे उनके। ठीक है, दिस इज वन ऑफ लाइन ऑफ थिंकिंग। अगर लिमिट चेंज नहीं हो रहा है तो देखो दोनों ही चीज़ पॉसिबल है। हो सकता है कि एक इंटीग्रल से दूसरे इंटीग्रल में विदाउट सब्स्टिट्यूशन जा रहे हो, बाई पार्ट्स लगा के जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, तो लिमिट चेंज नहीं होगा उस वाले केस में। और ऐसा भी हो सकता है कि हमने 2 बार सब्स्टिट्यूशन लगाया हो तो वापस लिमिट सेम आ गया हो। और लिमिट जैसे अगर मान लिया 0 से इन्फिनिटी है और दूसरे में भी 0 से इन्फिनिटी है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि हम x की जगह 1/t रखें, हो सकता है, मतलब ऐसा होगा, ये जरूरी नहीं है, दीज आर जस्ट लाइन्स ऑफ थिंकिंग। x की 1/t रखने पे क्या होगा कि अगर लिमिट्स जो हैं वो 0 से इन्फिनिटी है, तो 1/t रखने पे भी वो 0 से इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इस वाले केस में फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन दिस केस, ठीक है, गिवन
integral may be non-integrable function, may be written in terms of नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें अगर एक इंटीग्रल से दूसरे इंटीग्रल में जाना है तो उसका ये मतलब नहीं कि दोनों इंटीग्रल की मेरे को वैल्यू चाहिए, ऐसा भी हो सकता है केवल कन्वर्ट करके काम चल जाए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, टू कन्वर्ट वन इंटीग्रल इनटू अनदर we can a part relate argument of function, ये ठीक है, functions involved, मतलब एक इंटीग्रल में जो फंक्शन है और जो दूसरे इंटीग्रल में फंक्शन है उनके आर्ग्यूमेंट क्या है। तो जो a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी है, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी है, वो हमने ऐसे ही रिलेट किया था एक इंटीग्रल से दूसरे इंटीग्रल में। b रिलेट, ये ठीक है, लिमिट्स। c इफ लिमिट्स आर unchanged, then may be by parts is used। ठीक है, अगर बाई पार्ट्स यूज हुआ है तो वी आर सपोज टू try to identify f dash, मतलब बाई पार्ट होगा तो एक जगह में f लिखा होगा, दूसरे इंटीग्रल में f डैश जैसी चीज़ लिखी होगी, तो उनको आइडेंटिफाई करके भी हम सोच सकते हैं कि बाई पार्ट कैसे लगाया जा रहा है। इफ लिमिट्स आर 0 to infinity, then we may think of x is equals to 1 upon t। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। लेट a प्लस सी से लेके b प्लस सी तक एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू
लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी से लेके एफ ऑफ एक्स प्लस सी डी एक्स, देन फाइंड लैम्डा। क्वेश्चन 2, लेट ये क्वेश्चन प्लस म्यू टाइम्स ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स माइनस सी डी एक्स, मान लीजिए क्वेश्चन है, देन फाइंड लैम्डा एंड म्यू। और फिर तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, प्लस म्यू टाइम्स ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स अपॉन सी डी एक्स, देन फाइंड लैम्डा एंड म्यू। फर्स्ट वाले केस में देखो लाइन ऑफ थिंकिंग बहुत सिंपल है, ए प्लस सी बी प्लस सी एफ एक्स डी एक्स। इधर से हमें राइट हैंड साइड पे जाना है। राइट हैंड साइड पे जो इंटीग्रल इन्वॉल्व हैं ये ठीक है, उसकी लिमिट देखो ए और बी, ये ए प्लस सी और बी प्लस सी है, तो इफेक्टिवली मेरे को क्या करना है, इस लिमिट में से सी हटाना है। लिमिट में से सी कैसे हटा सकते हैं हम ऐसे करेंगे, x की जगह कुछ रखा, मान लिया t प्लस समथिंग, देन आई वांट के नया लिमिट a प्लस सी की जगह a होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम x प्लस सी की जगह x की जगह a प्लस सी रखेंगे तो वो c चला जाना चाहिए, तो वो जब ही जाएगा जब ये t प्लस सी हो जाए। तो उससे क्या होगा, जब यहाँ पे हम एक तो ऑफकोर्स dx बराबर dt हो गया, और जब इसमें हम x की जगह a प्लस सी रखेंगे तो c कैंसिल हो जाएगा, t बराबर a आ जाएगा, और जिसमें हम x की जगह b प्लस सी रखेंगे तो t बराबर b आ जाएगा। तो लिमिट क्या हो जाएगा, a से लेके b तक f ऑफ x की जगह आ गया t प्लस सी और dx की जगह dt। अब फंक्शन f चाहे कुछ भी हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ की फंक्शन क्या है, ठीक है। तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, किसी किसी केस में बाई चांस ऐसा हो सकता है कि ये और ये बराबर हो जाए, ये ठीक है, ये और ये बराबर हो जाए बाई चांस, बट हर केस में तो नहीं होगा, कि ऐसा तो नहीं होगा हम कोई भी फंक्शन लें हमेशा ये दोनों बराबर होगा। तो इसको अगर इसके साथ मैच करना है तो दैट इज़ ओनली पॉसिबल अगर फॉर एवरी फंक्शन इट इज़ वैलिड कि लैम्डा 1 होना चाहिए एंड म्यू 0 होना चाहिए। लैम्डा 1 होगा तभी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है, और म्यू 0 होगा तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। अगर देखो हमें ये लॉजिक समझ में आया तो फिर सेकंड क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या बोला, a इंटू सी बी इंटू सी एफ एक्स डी एक्स। इधर से हमें राइट हैंड साइड पे जाना है और राइट हैंड साइड पे लिमिट a और b है, तो ऑफ कोर्स x इज इक्वल टू हम कुछ रखेंगे सच दैट x की जगह जब मैं a इंटू सी लिखूँ तो नए वेरिएबल t की जगह केवल a बचे, c ना आए, तो c यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में ये सब लिख लिया कि c इज़ नॉट 0 यहाँ पे भी, एंड दिस इज गिवन ऑफ कोर्स c इज़ नॉट 0। तो हमने ये सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ से dx बराबर कितना आ जाएगा, c dt, ठीक है। इसमें x बराबर ac रखेंगे तो t बराबर a आएगा, x बराबर b इंटू सी रखेंगे तो t बराबर b आएगा। तो ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं, t लिखा है यहाँ x लिखा है, वो तो प्रॉपर्टी 2 जो हमने बोला था कि इस x की जगह t लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों इंटीग्रल एक ही बात है, तो उसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इसमें ac की जगह पे लोअर लिमिट a आ जाएगा, अपर लिमिट b आ जाएगा, f ऑफ ct आ जाएगा, dx की जगह c dt आ जाएगा,
ठीक है। अब इस टी को प्रॉपर्टी टू लगा के टी लिखो, जेड लिखो, एक्स लिखो, वाई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्टली इसके साथ मैच कर रहा है। तो चाहे फंक्शन कुछ भी हो ये, ठीक है, अगर इन दोनों को हमेशा बराबर होना है तो अगेन लैम्डा शुड बी सी एंड म्यू शुड बी 0। ये आंसर हो गया हमारा। तो इसमें हमने दो इंटीग्रल को रिलेट किया लिमिट्स को देख के। Question number 3, if 0 to 1 tan inverse x upon x dx is equals to k times then find k. Question number 4, let I1 is equals to 1 minus k to k then find I1 upon I2. Find this upon this. ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन करते हैं। थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड से अगर हमने शुरू किया tan इनवर्स x अपॉन x, तो देखो इसमें बहुत सारा हिंट है। जो राइट हैंड साइड पे इंटीग्रल है उसका लिमिट हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है। पहले तो 0 से π/2, उधर 0 से 1 है। दूसरा हिंट ये भी है कि लेफ्ट हैंड साइड पे इन्वर्स है, राइट हैंड साइड पे कहीं इन्वर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो ये भी एक हिंट है। तो इन्वर्स को हटाने के लिए हमने क्या किया, tan इनवर्स x को t रख दिया, मतलब x को tan t रख दिया, तो dx विल बिकम sec स्क्वायर t इंटू dt, तो रख दिया। दिस इज 0 to 1।
तो x बराबर 0 रखने पे t बराबर 0, x बराबर 1 रखने पे ये हो जाएगा π/4, tan इनवर्स x की जगह आ जाएगा t, x की जगह आ जाएगा tan t और dx की जगह आ जाएगा sec स्क्वायर t dt, विच इज़ इक्वल्स टू 0 to π/4। देखो यहाँ पे हमें एक इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x चाहिए और एक नीचे साइन x चाहिए इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो वो जो ऊपर वाला x है वो तो शायद यहाँ से आ जाएगा और इससे साइन x आ जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हम और प्रेडिक्ट कर सकते हैं अभी कि अभी सीधा सीधा तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि उसमें लिमिट 0 से π/2 है और 0 से π/4 है। तो 0 से π/2 से 0 से π/4 कैसे जा सकते हैं? एक तरीका तो यह कि हमें लिमिट को दुगना करना है। तो 0 का डबल तो 0 रहेगा, π/4 का डबल π/2 हो जाएगा। खैर, इसको लिख सकते हैं sin t अपॉन कॉस टी, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। तो बेसिकली ऐसे बचेगा sin t इंटू कॉस टी। दिस इज सफिशिएंट हिंट कि बेसिकली हमें तो केवल एक ही साइन चाहिए, बट यहाँ तो साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं, तो उससे छुटकारा कैसे पाएंगे? तो sin 2t का फॉर्मूला लग जाएगा और 2t हमारा लिमिट भी डबल कर देगा। तो अब अगर हमने 2t की जगह, ठीक है, वापस x रख लिया, x तो ये तो इंटरनल वेरिएबल है, कोई भी नाम हो सकता है। तो dt बराबर कितना हो जाएगा? dx/2 एंड दिस विल बी 2t कितना हो जाएगा? x, dt कितना हो जाएगा? dx/2, sin 2t हो जाएगा sin x, लिमिट हो जाएगा 0 से लेके π/2 तक। जब t हमने 0 रखा तो x 0 आ जाएगा, जब t π/4 रखा तो x की वैल्यू π/2 आ जाएगा। ये हो जाएगा, यही राइट हैंड साइड है। तो दिस विल इम्प्लाई k इज हाफ। ये आंसर आ गया। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसमें इसने लिखा है एफ ऑफ दिस। अगर एफ ऑफ ऐसे करके लिखा है और हमें एफ के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में या तो कुछ प्रॉपर्टी लग रहा होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, क्योंकि बाई पार्ट वगैरह लगाने में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो एफ डैश आएगा। अब इसमें तो एफ डैश नहीं है, इसमें तो वापस एफ ही है, ठीक है, और f का इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते अगर हमें फंक्शन नहीं पता है तो इसलिए मोस्ट वाली सब्स्टिट्यूशन वगैरह से काम चलेगा, बाई पार्ट वगैरह नहीं लग रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में I1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस के से लेके k तक x f ऑफ dx। तो अगर इसमें हमने a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई तो दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा? 1। तो इसमें हमने x की जगह 1 माइनस एक्स रख दिया। तो ये जो बाहर x लिखा है ये, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है? a प्लस बी माइनस एक्स। ये बाहर जो लिखा है वो 1 माइनस एक्स हो गया है। f के अंदर बेसिकली ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें f नहीं पता तो ऑफ कोर्स f के अंदर वाला एक्सप्रेशन चेंज भी नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, ये चेंज भी नहीं होना चाहिए, वरना रिलेट कैसे कर पाएंगे। अब इसको हम अलग कर सकते हैं, f ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स अलग कर दिया, ठीक है, प्लस x टाइम्स दिस, तो माइनस x टाइम्स f ऑफ x 1 माइनस एक्स डी एक्स। ये I2 है, ये वापस वही हो गया जहाँ से चालू किया था I1। तो ये तो ऐसे आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज I1 बराबर ये हो गया I2 माइनस I1, या फिर 2I1 बराबर I2 एंड व्हाट वी रिक्वायर इज I1 अपॉन I2, तो विच इज हाफ। तो यही आंसर हो गया, हाफ। ठीक है, हो गया हमारा इंटीग्रल रिलेट।
ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस पे भी देखो यही कहानी है कि जैसे f ऑफ साइन 2x लिखा है और f के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि सब्स्टिट्यूशन वगैरह से ही काम चल रहा होगा, प्रॉपर्टी वगैरह से ही काम चल रहा होगा, बाई पार्ट वगैरह नहीं लगेगा। ये ठीक है, ये मान लिया I1 है, ये I2 है, तो I1 कितना हो गया 0 से π/2 तक f ऑफ साइन 2x इंटू साइन x dx, दिस इज इक्वल्स टू 0 से 2a वाला जो प्रॉपर्टी था, ठीक है, फॉर्म 1 का, वो लगा दिया। उसमें तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए कि f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स होगा या नहीं होगा, कुछ भी नहीं चाहिए। तो 0 से a तक लिमिट को आधा कर दिया, फंक्शन एज इट इज़, तो f ऑफ साइन 2x इंटू साइन एक्स, मतलब ऐसे लिखते थे ना हम, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, वो लिखा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में प्रॉपर्टी ये था 5.1, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ये 2a है, तो इसमें और इसमें x की जगह π/2 माइनस एक्स रखा। यहाँ तो π/2 माइनस एक्स से क्या हो जाएगा, ये cos x बन जाएगा। यहाँ π/2 माइनस एक्स से ये अल्टीमेटली पाई माइनस 2x हो जाएगा, साइन पाई माइनस 2x, साइन 2x ही रहेगा, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनटू बाहर वाला हो गया cos x dx, तो इसको हमने लिख लिया 0 से लेके π/4 तक f ऑफ साइन 2x कॉमन आ गया और साथ में साइन x प्लस cos x dx, विच इज 0 से लेके π/4 तक f ऑफ साइन 2x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को देखो साइन के टर्म्स नहीं लिख सकते हैं, कॉस के टर्म्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिकॉज हमें यहाँ कॉस चाहिए, इसलिए हमने इसको कॉस के टर्म्स में लिखा, मतलब हमने क्या लिखा है, √2 कॉस x माइनस π/4 dx, ठीक है। अब इसमें हमने यहाँ पे cos और f आ गया, ये भी cos और f आ गया, बट हमें cos x चाहिए, तो cos x चाहिए, तो हमने सब्स्टिट्यूशन किया, x माइनस π/4 इज इक्वल्स टू t, या उल्टा करना पड़ेगा, π/4 माइनस x इज इक्वल्स टू t, ये रखा, तो dx विल बिकम माइनस dt, ठीक है। और बस ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x बराबर 0 रखने पे t बराबर π/4 हो जाएगा। हमने ये उल्टा क्यों किया, क्योंकि अगर ये ऐसे होता तो 0 रखने में माइनस π/4 होता, बट लिमिट में तो मेरे को फिर वापस प्लस का ही π/4 चाहिए, तो फिर एक और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता, तो वो हमने यहीं एडजस्ट कर लिया। फिर अपर लिमिट जब π/4 रखा तो ये 0 आ गया, f ऑफ यहाँ से x कितना हो गया, π/4 माइनस टी, तो 2x कितना हो गया, π/2 माइनस 2t, तो f ऑफ साइन ऑफ 2x, तो साइन 2x कितना हो जाएगा, साइन π/2 माइनस 2t, विच इज cos 2t, तो f ऑफ cos 2t आ गया, ठीक है। √2 cos के अंदर ऐसे लिखो एक ही बात है, cos माइनस एक्स cos x ही होता है, इसको पलट के लिखा तो ये कितना हो जाएगा, cos t इंटू माइनस डी टी, सो दिस इज इक्वल्स टू, माइनस से हमने क्या किया, लिमिट पलट दिया, √2 को बाहर निकाल दिया, तो अब हो गया 0 से π/4 f ऑफ cos 2t इंटू cos t dt। अब इसको x लिख लो, ठीक है। ओरिजिनली हमने I1 से किया था और ये I2 आ गया, तो रिलेशन क्या है हमारे पास, I1 बराबर √2 I2, दैट मीन्स I1 अपॉन I2 बराबर √2, यही चाहिए, यही
आंसर हो गया। हेलो बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगला है, नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस डिफाइंड with इंटीग्रल एक्सप्रेशंस। ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन है, इसमें जो फंक्शन है वो हमने फंक्शन चैप्टर में भी किया था। जैसे मान लिया एफ ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर समथिंग दे दें, फिर हम बोलेंगे एफ एक्स क्या होगा। लिमिटिंग एक्सप्रेशन में भी डिफाइन कर सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू कोई लिमिट दे दिया और एक्स के बेसिस पे लिमिट चेंज हो रहा हो। फिर डिफरेंशिएबिलिटी में भी हमने डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ा था और अब इसमें भी पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के अंदर। इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, मतलब जो एफ एक्स का कुछ डेफिनेशन दे रखा होगा वो इंटीग्रल एक्सप्रेशन के अंदर दे रखा होगा, तो हमें वही कैलकुलेट करना है। तो इसमें 2-3 तरह की अप्रोचेस हैं और कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन का भी यूज़ आएगा। तो वो अभी तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो काफ़ी सिंपल बनेगा। अदरवाइज जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसके बाद यू कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस एज वेल। तो एज सच इसमें थ्योरी तो कुछ है नहीं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं तो वो हम कर लेते हैं। फाइंड एफ एक्स इफ इट सेटिस्फाई, ठीक है। फिर क्वेश्चन 1 ये हो गया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 to 1 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, बहुत स्ट्रेट है। एफ एक्स इसके बराबर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो ठीक है एक नॉन एक्सप्रेशन हो गया। इसके अंदर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, वाई। तो हम इस एक्सप्रेशन को वाई के रिस्पेक्ट में इवेल्युएट करेंगे और फिर वाई की जगह पे 0 और 1 रख दिया। एक्स जो है वो एक्सटर्नल वेरिएबल है तो उसको तो हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, ये ठीक है, दोनों को अलग अलग करके एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये इतना आसान है नहीं क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे को एफ वाई चाहिए, ये ठीक है। और क्वेश्चन का पर्पज़ ये है कि फंक्शन निकालना है कि एफ क्या होगा, यही निकालना है। तो जब तक हमें एफ नहीं पता तब तक हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। बट व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इज दिस कि एक्स स्क्वायर, इन दोनों को अलग अलग कर दिया और दिस इनटू दिस में इंटीग्रेटिंग वेरिएबल वाई है तो हम वाई के एक्सप्रेशन को बाहर नहीं निकाल सकते, बट एक्स वाले को तो बाहर निकाल सकते हैं। तो एक्स को बाहर निकाल दिया, वाई स्क्वायर एफ वाई डी वाई, ये तो एक हो गया, प्लस दूसरे से आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एफ वाई डी वाई, ये आ जाएगा, ठीक है। अगेन एक बार फिर बता दूं कि जब तक हमें फंक्शन नहीं पता तब तक इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको इवैल्यूएट करना अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट इसमें काम की बात क्या है कि फंक्शन एफ चाहे कुछ भी हो, इसकी जगह अल्टीमेटली यू विल गेट ए कांस्टेंट। यहाँ से कोई एक्सप्रेशन ऑफ एक्स नहीं आएगा, यहाँ से तो एक कांस्टेंट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एफ वाई जो भी हो उसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके फिर हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन में वाई की जगह 0 और 1 रखा तो वाई नाम की चीज़ गायब हो गई। यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा कुछ K1 या अल्फा टाइप, ऐसे यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको अल्फा लिख दूँ और इसको बीटा लिख दूँ, मान लिया दिस इज इक्वल टू अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू बीटा, तो फिर जो एफ एक्स आएगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब ऐसा करने से तो मेरे को पता लग गया कि ये तो 1 प्लस बीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा टाइम्स एक्स। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मेरे को एफ का स्ट्रक्चर पता लग गया कि एफ जो है वो ऐसा होगा, इसमें एक एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, एक एक्स का टर्म होगा। अब क्या है कि इंटीग्रेट कर सकते हैं हम इसको आराम से। अल्फा और बीटा चाहे कुछ भी हो वो तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है।
अब इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में हमारा एम क्या है, फंक्शन एफ एक्स को निकालना, और जो हमारा एफ एक्स निकल के आया है वो ऐसे निकल के आया है अल्फा और बीटा के टर्म्स में। तो अब मेरे को दो इन्फॉर्मेशन चाहिए अल्फा और बीटा निकालने के लिए, दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा मेरे को, और वो कहाँ से बनाएंगे, ऑफकोर्स यहीं से बनाएंगे जिसको अल्फा और बीटा बोला है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, अल्फा किसको बोला है, 0 से 1 एफ स्क्वायर वाई स्क्वायर एफ वाई डी वाई। अब हमें एफ वाई का स्ट्रक्चर पता है, अगर एफ एक्स ये है तो एफ वाई कितना होगा, एक्स की जगह वाई रख दिया, तो दिस विल बी अल्फा इज इक्वल टू, ये हो गया वाई रेस्ट पावर 4, उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा वाई रेस्ट पावर 5/5, उसको 0 और 1 के बीच में इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा वाई क्यूब अल्फा वाई क्यूब, उसका इंटीग्रेशन वाई रेस्ट पावर 4/4, वाई रेस्ट पावर 4 में 0 रखा 0 हो जाएगा, 1 रखा 1 हो जाएगा, तो ये आ गया। तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन हो गया। और चाहो तो इसको इधर ले जाओ, अल्फा बाई 4 को इधर ले जाएं तो 3 अल्फा बाई 4 इज इक्वल टू 1/5 प्लस बीटा बाई 5, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ऐसे ही बीटा इसको बोला है, बीटा इज इक्वल टू 0 से 1 वाई एफ वाई डी वाई, सो दिस इज 0 to 1 वाई एफ वाई, फिर यही हो गया 1 प्लस बीटा इंटू वाई स्क्वायर प्लस अल्फा वाई डी वाई, फिर करो इसको इंटीग्रेट, याद आएगा 1 प्लस बीटा बाई 4 प्लस अल्फा बाई 3, तो ये हो जाएगा 3 बीटा बाई 4 इज इक्वल टू 1/4 प्लस अल्फा बाई 3। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो, इन दोनों को, यहाँ से अल्फा उठा के इसमें रख दिया तो वहाँ से बीटा निकल आएगा, फिर उसको वापस सब्सटीट्यूट कर दिया, अल्फा निकल आएगा, अल्फा और बीटा को यहाँ उठा के रख दिया तो फंक्शन निकल आएगा। तो दिस मच यू कैन डू योरसेल्फ। तो ये हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 0 से 1 ई रेस्ट पावर माइनस टी एफ ऑफ एक्स ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या है कि लास्ट टाइम वाले क्वेश्चन में क्या स्पेशलिटी था कि जो फंक्शन एफ एक्स दे रखा था वो इंटीग्रेशन के टर्म्स में दे रखा था, बट इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स था वो कांस्टेंट था। तो अगर हम एक्सटर्नल वेरिएबल को बाहर निकाल लें तो वो जो लिमिट्स कांस्टेंट था उसकी वजह से क्या होगा कि इंटीग्रल का वैल्यू एक कांस्टेंट ही आएगा, तो उसको हमने अल्फा मान लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन के अंदर ही एक्स आ रहा है, तो यहाँ इसको कांस्टेंट नहीं मान सकते क्योंकि इसको इंटीग्रेट करके वापस कुछ फंक्शन आएगा, उसमें जब हम 0 से x तक रखेंगे तो जो आंसर है वो हमारा x के टर्म्स में ही रहेगा, तो इसलिए इससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। ये ठीक है, एंड ऑफकोर्स इस तरह की कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि हम बोले कि यहाँ से जो एक्सप्रेशन निकला उसको एक्स स्क्वायर मान लिया, ई रेस्ट पावर एक्स मान लिया। इट डज नॉट मैटर, मतलब इट डज नॉट मेक एनी सेंस। ऑफकोर्स ऐसे फंक्शन थोड़ा मान सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात जब तक जो हमने पहले बोला था, इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है, हमें एफ निकालना, तो ये वाला जो एफ है वो तो हमें पता ही नहीं है। अगर ये पता नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक हमें ये पता नहीं है उसको इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, मतलब व्हाट विल डू, देखो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इंटीग्रेशन को कांस्टेंट नहीं मान सकते, तो हम क्या करेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट किया ताकि इंटीग्रेशन साइन से छुटकारा मिल जाए, फिर टर्म्स को रीअरेंज किया। ये ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो बेसिकली इक्वेशन आएगा उसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, जो एज ए सेपरेट चैप्टर भी अलग पढ़ाया जाएगा। बट अभी तो इसमें जो इंटीग्रेशन होगा या जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो बहुत सिंपल सा बनेगा, तो वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये ठीक है, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बोलने की भी जरूरत नहीं है,
विदाउट बोले भी हमारा काम चल जाएगा, उसको ऐसे ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें अप्रोच क्या होगा, पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे ताकि एफ एक्स आ जाए। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार लिमिट को डिफरेंशिएट किया, फिर एक बार अंदर वाले टर्म्स को पार्शियली डिफरेंशिएट किया, कुछ हमने ऐसे बताया था जो जनरल रूल है। या फिर अगर केवल लिमिट में वेरिएबल हो, अंदर वेरिएबल ना हो, तो लिमिट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, अपर लिमिट का डेरिवेटिव इनटू एंड सो ऑन, वही वाला जो फॉर्मूला है जो इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव्स था, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन था। तो वो लगाने के लिए आई वांट कि अंदर से x गायब हो जाए। ठीक है, x जो है वो इस इंटीग्रल के लिए, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल तो t है, तो x इस इंटीग्रल के लिए एक्सटर्नल वेरिएबल है। ठीक है, अब x गायब हो जाए तो ये x बाहर तो निकलेगा नहीं, ऐसे f के अंदर से बाहर कैसे निकल आएगा। जब तक हमें f नहीं पता तब तक हमें f की कोई प्रॉपर्टी भी नहीं पता कि हम उस प्रॉपर्टी को लगा के कुछ x का कर दें, वो भी नहीं पॉसिबल है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में हम सबसे पहले हमेशा क्या ट्राई करते हैं, ये ठीक है, प्रॉपर्टीज़, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें तो हमें फंक्शन की जरूरत पड़ती नहीं, और उन प्रॉपर्टीज़ में भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सा है, a प्लस वी माइनस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वही लगाया, एफ ऑफ एक्स 3x स्क्वायर। अब इसमें देखो, ये समझो कि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन है, t है, तो t की जगह पे हम क्या रखेंगे, a प्लस बी माइनस टी। तो a प्लस बी मतलब x माइनस टी, तो जहां पे भी t दिखाई दिया उसकी जगह पे x माइनस टी रख दिया। ये ठीक है, यहां दिखाई दिया, यहां दिखाई दिया, यहां पे रख दिया, यहां पे रख दिया। dt के अंदर नहीं रखते हैं, वो तो प्रॉपर्टी अब तक तो समझ में आई गया होगा। तो इसको हम ऐसे कर दें अलग अलग, e रेज टू पावर माइनस एक्स, ई रेज टू पावर टी, और f ऑफ यहाँ x गायब हो गया t। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, ऐसा ये प्रॉपर्टी लगाने से ये बाहर निकल आया, इसको बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, 0 से x तक ई रेज टू पावर टी एफ टी डी टी। फिर हमारा एम क्या है, इंटीग्रेशन से छुटकारा पाना, उसके लिए वी विल डिफरेंशिएट। तो अगर हम ऐसे डिफरेंशिएट करें तो इसमें क्या हो, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये तो f इंटू जी की तरह ट्रीट होके इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा। उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा दिया। अब इसको हटाने से क्या होगा कि डिफरेंशिएट करने पे इंटीग्रेशन सीधा ही हट जाएगा, वैसे भी हट जाएगा, मतलब एक बार अगर ऐसे डिफरेंशिएट करें, अगला जो इक्वेशन है उससे इंटीग्रल ला के यहाँ रख दें तो भी हो जाएगा। बट बेटर अप्रोच क्या है कि हमने पूरे को ई रेज़ टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इंटीग्रेशन जो है वो ऐसे हो गया। अब डिफरेंशिएट किया डी डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स एफ डैश एक्स, 3x स्क्वायर प्लस 6x इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस, सॉरी ये x था, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, फिर अंदर t की जगह पे x रख दिया, तो आ जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स एफ एक्स, फिर लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। अब ई रेज़ टू पावर एक्स एफ एक्स पूरे का पूरा कैंसिल हो गया, और बचे हुए में ई रेज़ टू पावर एक्स कैंसिल हो गया। तो ऐसा करने से क्या बना हमारे पास आया एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x, ये आया। दिस इज बेसिकली अ डिफरेंशियल इक्वेशन, बट विदाउट डिफरेंशियल इक्वेशन बोले हम इसको सीधा सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये ठीक है, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब, इसका इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस c, अगर हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया है। ठीक है, ये बेसिकली डेफिनेट था, यहाँ पे एफ एक्स लिखा तो ये भी एफ एक्स के बराबर ही है, इसमें तो कोई इनडेफिनेट जैसी चीज़ नहीं है, तो हमें c निकालना पड़ेगा। और उसके लिए एक बहुत ही ऑब्वियस सी चॉइस क्या है कि x बराबर 0 रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ जाएगा f0, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 0 प्लस 0 बराबर 0। 0 रखने पे ये 0 हो ही जाएगा, 0 से 0 तक का इंटीग्रेशन विल बी 0, सो दिस विल बी 0।
इसको अगर हमने यहाँ यूज़ किया तो विल गेट c बराबर 0। उससे हमारा फाइनल फंक्शन एफ एक्स कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया, जिसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन को हमने कांस्टेंट मान लिया था। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये हो गया जिसमें इंटीग्रेशन के अंदर भी लिमिट्स में वेरिएबल आ रहा है तो उसको कांस्टेंट मान नहीं सकते। तो फिर हमने डिफरेंशिएट करके पहले इंटीग्रेशन से छुटकारा पाया और उसके बाद जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बना उसको इंटीग्रेट कर लिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एफ स्क्वायर एक्स 0 से लेके एक्स तक एफ टी साइन टी अपॉन given fx is not identically 0। आंसर ठीक है। यहाँ पे वही कहानी है, जब तक हमें फंक्शन नहीं पता, यही एफ एक्स लिखा हुआ है, सेम एफ एक्स है, एफ टी है मतलब ये, जब तक हमें फंक्शन नहीं पता इसका इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। और लिमिट्स में वेरिएबल है एक्स, तो इसको इंटीग्रल को हम कांस्टेंट मान के हटा भी नहीं सकते। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, वापस वही अप्रोच, इसको डिफ्रेंशिएट किया और डी डी एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएगा 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स बराबर अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 और x को रख दिया तो f(x) इंटू टी की जगह x रख दिया 4 प्लस cos x। अब इसमें से fx और fx को कैंसिल कर दिया तो 2f डैश एक्स बराबर साइन x अपॉन 4 प्लस cos x। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा बन गया सो कॉल्ड। अब इसको इंटीग्रेट किया, 2 को भी इधर ले गए, f डैश एक्स का इंटीग्रेशन fx हाफ, इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसमें इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है। ठीक है, 4 प्लस cos x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन x, तो हमने एक माइनस एक्स्ट्रा लिखा और ln 4 प्लस cos x प्लस c लिख लिया। ठीक है, बाकी की कहानी वही है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, x की जगह 0 किया तो 0 से 0 तक का इंटीग्रेशन 0, एफ स्क्वायर 0 बराबर 0 तो f 0 बराबर 0। ये ठीक है, इसमें x बराबर 0 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड पे f 0 कितना हो गया, 0 माइनस हाफ ln, यहाँ पे x 0 रखा तो 4 प्लस 1 5 हो गया, ln 5 प्लस c, तो मतलब c की वैल्यू कितनी होगी 1/2 ln 5।
इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया तो एफ एक्स विल बी हाफ ln 5 c ये हो गया माइनस हाफ ln 4 प्लस cos x, या फाइनली कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो दिस विल बी हाफ ln 5 अपॉन 4 प्लस cos x। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या है कि रिडक्शन का मतलब तो वैसे ही नाम से पता लगता है, रिड्यूस करना। तो अगर हमने कोई इंटीग्रल दे रखा है और उसमें कोई पैरामीटर डाल दिया, मान लिया पावर डाल दिया एन वैन के टर्म्स में, जैसे tan x रेज़ टू पावर n हो गया। अगर मान लिया tan x रेज़ टू पावर 5 को हमें इंटीग्रेट करना पड़े, ठीक है, tan x रेज़ टू पावर 5 को इंटीग्रेट करना पड़े, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? उसका प्रोसेस होगा कि हमने एक tan स्क्वायर निकाला, उसको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखा, सेपरेट कर दिया, तो जो sec स्क्वायर इंटू tan क्यूब बचेगा वो तो एफ एफ डैश हो गया। जो दूसरा tan क्यूब बचेगा उसमें यही प्रोसेस रिपीट कर दिया। ठीक है, तो अगर हम बार बार एक जैसा प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं तो उसको पूरा मैन्युअली करने की बजाय व्हाट वी कैन डू कि हमने एक जनरलाइज्ड पावर ले लिया, जैसे tan x रेज़ टू पावर 5 है, उसके हमने tan x रेज़ टू पावर n ले लिया और हमने आगे चल के यही प्रोसेस एक बार लगाया, और जो पावर n है उसको n-1 या n-2 या n-3 इससे रिलेट किया। ठीक है, एक जनरलाइज फॉर्मूला हमने लिख के तैयार कर लिया। अब उसी फॉर्मूले में n की डिफरेंट वैल्यूज रख के वी कैन डायरेक्टली गेट द रिजल्ट। तो रिडक्शन फॉर्मूले का मतलब हम मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कि अगर हमारा जो प्रोसेस है वो रेपिटेटिव है, एक ही जैसा प्रोसेस बार बार लगा रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लिया और फिर उससे डायरेक्टली आंसर लिख लिया। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। डिराइव रिडक्शन फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग्स। फर्स्ट, ये ठीक है, इसमें इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों ले लिया। n इज ए नेचुरल नंबर, ये है। तो सॉल्यूशन लेट, जो ये पावर n है उसको हमने लोअर सबस्क्रिप्ट मान लिया i का, तो in को मान लिया ये है tan x रेज़ टू पावर n dx। तो अगर 10 पे पावर 4 होगा तो उसको आई विल डिनोट बाई i4, 10 पे पावर 7 होगा तो आई विल डिनोट इट बाई i7। अब हमने क्या किया, वही जो प्रोसेस बोला था कि tan का 2 पावर कम किया, जो दूसरा tan स्क्वायर x है उसको ऐसे लिख लिया sec स्क्वायर x dx। दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, ये f है तो ये f डैश है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan x रेज़ टू पावर n-1 अपॉन n-1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो जो in है वो हमने क्या बोला था, अगर 10 पे पावर n है तो यहाँ पे 10 पे पावर n-2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, in-2। सो दिस इज in इज इक्वल्स टू tan x रेज़ टू पावर n-1 अपॉन n-1 माइनस in-2। तो दिस यू कैन सी इज द रिडक्शन फॉर्मूला। उसमें बेसिकली n जो है वो रिड्यूस होके n-2 के फॉर्म में लिखा गया। अब इसी फॉर्मूले में हम n की जगह अगर n-2 रख दें तो ये n-4 के फॉर्मूले में लिखा जाएगा।
तो इसी फॉर्मूले को लगातार लगा के हम रिड्यूस कर सकते हैं लगातार, और लास्ट में जाके I0 या I1 आएगा, उसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे इसी वाले क्वेश्चन में अगर मान लिया मेरे को बोला जाए कि इंटीग्रेट 10x रेज टू पावर 7 dx फॉर एग्जांपल फर्स्ट, तो व्हाट आई विल डू, इस फॉर्मूले के हिसाब से दिस इज नथिंग बट I7 कितना हो जाएगा, 10 की एक पावर कम लिखो अपॉन n-1 और I में 2 कम कर दिया, तो I7 में 10 की एक पावर कम किया और I में 2 पावर कम कर दिया। ठीक है, अब ये I5 फिर उसी फॉर्मूले से लिखा जाएगा, तो फिर ये तो पहले से लिखा हुआ है, अब इसमें 10 की एक पावर कम किया अपॉन 4 माइनस I3, सो दिस इज 10x रेज टू पावर 6 अपॉन 6 माइनस 10x रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस I3 क्या था, 10 की फिर एक पावर कम किया अपॉन 2 माइनस I1 का मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है दैट इज ln mod sec x प्लस c, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, डेफिनेट का बनाना है तो ऑफकोर्स हम इसमें लिमिट वगैरह लगा सकते हैं 0 से लेके π/4 तक, अगर 0 से π/4 तक लगाएं तो ये नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर थोड़ा क्लीन दिखाई देने लग जाएगा, बट लॉजिक विल रिमेन द सेम। ऐसे अगर मान लिया इसमें हम इवन पावर लें 6, तो ये I6 हो गया, I6 में क्या होगा, एक पावर कम अपॉन 5 माइनस I4 का डायरेक्टली लिख देते हैं, एक पावर कम अपॉन 3 माइनस I2 को फिर डायरेक्टली लिख देते हैं, एक पावर कम माइनस I0। ठीक है, I0 मतलब 10x पावर 0, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 10x रेज टू पावर 0, तो 10x रेज टू पावर 0 मतलब 1, तो विच इज x प्लस c, तो ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, सेकेंड sin x रेज टू पावर n dx सोल्यूशन, इस बार हमने in इसको मान लिया, in क्या है, साइन पे पावर n रहनी चाहिए, तो एक साइन अलग किया और साइन रेज टू पावर n-1 अलग किया, बाई पार्ट्स लगाया। ठीक है, इसको फर्स्ट सेकेंड, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस फर्स्ट एज इट इज, फिर माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और इसका डेरिवेटिव दैट विल बी n-1 साइन n-2 इंटू कॉस dx। रिडक्शन फॉर्मूले का मतलब क्या है कि in को आई एम सपोज टू एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ in-1 या in-2 रिड्यूस करके एक्सप्रेस करना है। बट देखो, अगर मान लिया रिड्यूस ना हो के इंक्रीज हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लिया in जो है वो in+2 के टर्म्स में आ जाए
तो उल्टा अगर हम देखेंगे तो आई एन प्लस टू आई एन के टर्म्स में आ गया, तो आई एन प्लस टू के एंगल से रिड्यूस हो रहा है, तो आई एन प्लस टू को एक तरफ कर दिया, बाकी सबको दूसरी तरफ कर दिया, अपने आप रिड्यूस हो गया। पहली बात। दूसरी बात, इस वाले केस में अगर मेरे को किसी भी चीज़ को आई एन बोलना है तो उसमें क्या होना चाहिए, केवल साइन एक्स पे पावर होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी साइन एक्स पे पावर होगा वो आई का लोअर सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, बट ये कॉस फालतू आ गया, कोई बात नहीं। कॉस का इवन पावर आया है, तो कॉस का इवन पावर होने से क्या होगा कि साइन रेज टू पावर n माइनस टू इंटू कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। सो दिस विल बी साइन रेज टू पावर n माइनस टू माइनस साइन रेज टू पावर n। तो अल्टीमेटली आई एन कितना आ गया, माइनस कॉस साइन रेज टू पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन साइन रेज टू पावर n माइनस टू डी एक्स, फिर इसकी वजह से माइनस n माइनस वन साइन रेज टू पावर n डी एक्स। अब ये परफेक्ट हो गया कि केवल साइन का टर्म है, केवल साइन का टर्म है। अब ये जो है वो आई एन माइनस टू हो गया और ये जो है वो आई एन हो गया। इसको लेफ्ट पे ले जाओ, इसको लेफ्ट पे ले गए तो आई एन प्लस ये, तो ये जाएगा एन इंटू आई एन माइनस कॉस इंटू साइन रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। ये हो गया, एन से डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा आई एन इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स साइन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन एन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन आई एन माइनस टू। ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये रिड्यूस हो गया, ये तो x का एक्सप्रेशन हो गया और जो आई एन है वो आई एन माइनस टू की फॉर्म में आ गया। अच्छा, ये फॉर्मूला वैसे याद तो नहीं रखना है, बट डेफिनेट में अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें तो याद करना है। ठीक है, अगर हमने आई एन ले लिया 0 से लेके पाई बाई टू तक साइन एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स, तो दिस विल बी इक्वल्स टू आई एन 0 से लेके पाई बाई टू तक हो गया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, इसमें और इसमें अंतर क्या है, इस वाले केस में जो इंटीग्रल है वो इंडेफिनिट है, इसमें डेफिनेट हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। तो डेफिनेट होने से क्या होगा, ये डेफिनेट हो जाएगा और इसको इवेल्युएट कर देंगे 0 और पाई बाई टू पे। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन एन, इसको 0 से लेके पाई बाई टू तक इवेल्युएट कर दिया, प्लस ये, ठीक है, इसको ऐसे लिखा रह गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसमें भी लिमिट्स आ जाएगा, तो उस लिमिट वाले को आई एन माइनस टू बोल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही। अब इसमें क्या होगा, पाई बाई टू रखने से तो ये कॉस एक्स जीरो हो जाएगा, जीरो रखने से ये साइन एक्स जीरो हो जाएगा, तो इट विल बी जीरो माइनस जीरो प्लस एन माइनस वन अपॉन एन इंटू आई एन माइनस टू। तो उसका मतलब क्या है कि इसमें फॉर्मूला कितना आ गया, आई एन बराबर एन माइनस वन अपॉन एन आई एन माइनस टू। दिस you are supposed to memorize। ठीक है, आई एन है क्या, वेयर आई एन इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई टू साइन एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन। अगर इसमें a प्लस बी माइनस एक्स लगा दें तो 0 प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, x की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स लिखें तो यही इंटीग्रेशन कॉस का भी हो जाएगा, कॉस एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स। ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, याद रखने के लिए हम ऐसे बोलते हैं कि जैसे आई एन है तो वो एन यहाँ पे आ गया, उससे एक कम, फिर उससे एक कम। तो जैसे अगर आई 4 है तो ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा। इसमें दो दो से रिड्यूस हो रहा है, तो अगर एन रिड्यूस होता रहा, मान लिया एन इवन हुआ 20 हुआ, तो वो 2 से रिड्यूस हो गया, पहले 18 होगा, फिर 16 होगा, फिर 14 होगा, ऐसे करते करते I2 आएगा, फिर I0 आएगा। तो उनको हम अलग से याद कर सकते हैं। I0 का मतलब क्या है कि साइन पे पावर 0 है, मतलब 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाई टू तक इंटीग्रेट किया तो पाई बाई टू। I1 कितना होगा,
पावर 1 हो गया साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा माइनस कॉस एक्स, उसको 0 से π/2 पे वैल्यू निकालेंगे तो 1। ठीक है, तो हमें क्या क्या याद रखना है, एक तो ये कि अगर साइन पे पावर है, ठीक है, ऑफ कोर्स n नेचुरल नंबर है तभी ये चलेगा। ठीक है, अगर साइन पे 0 से, देखो पहले तो लिमिट 0 से π/2 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर और कुछ है तो उसको कन्वर्ट करेंगे 0 से π/2 में, अगर वो हो जाए तो। ठीक है, फिर साइन पे अगर कोई पावर है या कॉस पे कोई पावर है, ठीक है, पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव वगैरह नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम इस रिडक्शन फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं in बराबर n n-1 n-2। फिर इसी फॉर्मूले से in-2 कितना हो जाएगा, यहाँ n-2 n-3 n-4। तो उससे हम लगातार रिड्यूस करके वैल्यू निकाल सकते हैं। लास्ट में ये रिड्यूस होते होते कहाँ पे पहुँचेगा, या तो I0 पे, अगर n इवन होगा तो I0 पे पहुँचेगा, n ऑड होगा तो I1 पे पहुँचेगा। I1 का वैल्यू 1 है, I0 का वैल्यू π/2 है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे बोला जाए कि 0 से लेके पाई तक sin x रेज़्ड टू पावर 7 dx, इसको कैलकुलेट करो। तो इसमें पहले तो देखो 0 से लेके π/2 होना चाहिए तभी इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो 0 से लेके पाई में हमने क्या किया, 0 से 2π वाला प्रॉपर्टी लगा दिया। 0 से 2π वाला प्रॉपर्टी था 5.2। अगर अंदर पाई माइनस एक्स रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो इसको आधा कर दिया, 2 नीचे उतार लिया, sin x रेज़्ड टू पावर 7 dx। अब ये बेसिकली कितना हो जाएगा, I7। ठीक है, तो 2 इंटू ये वाला I7 विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू I7 कितना हो जाएगा, 7 6 5। ये हो गया। ये पहला तो मैं ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्टली लिख सकते हैं। I5 कितना हो जाएगा, 5 लिखा, एक कम 4 लिखा, फिर एक कम 3 लिखा, ये ठीक है। फिर दिस इज 2 इंटू 6/7 4/5। अब I3 क्या हो गया, इसी फॉर्मूले से 3 लिखा, अगर 3 है तो 3, एक कम 2, एक कम 1। तो बिकॉज ये ऑड से चालू किया था हमने 7 से, तो ये I1 तक पहुंचा और I1 का वैल्यू हमने कितना बता रखा है, 1। सो दिस विल बी 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया, अपॉन ये। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, मान लिया 0 से 2π cos x रेज़्ड टू पावर 8 dx। तो cos x पे एक पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आ गया, तो यही वाला फॉर्मूला लग सकता है, बट लिमिट 0 से π/2 होना चाहिए। तो 2π माइनस एक्स रखा, वो cos x होता है, तो एक बार नीचे उतार लिया, फिर यहाँ पाई हो जाएगा, फिर पाई माइनस एक्स रखा, तो cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x होता है, बट बिकॉज इवन पावर है इसलिए वापस cos x हो जाएगा, तो वो भी चल जाएगा। तो फिर एक और 2 उतार लिया, तो पहली बार 2 उतारा पाई हो गया, फिर दोबारा 2 उतारा π/2 हो गया, और नीचे ये यहाँ से यहाँ तक जाने में f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर fx है। ये वाली फैक्ट हमने यूज़ किया है ट्वाइस। ठीक है, अब कितना हो गया ये, cos x रेज़्ड टू पावर 8 dx। तो दिस इज 4, 2 स्क्वायर 4, तो ये हो गया इंटू I8। ठीक है, अब इसको ऐसे अलग अलग करने की बजाय अब हम डायरेक्टली लिखेंगे। I8 है तो इसको ऐसे किया, 8 यहाँ पे लिखा, एक कम I6, तो I6 लिखने के बजाय सीधा इस बार वैल्यू लिख दिया, 6 लिखा, 5 लिखा, I4, फिर 4 लिखा, 3 लिखा, I2। ठीक है, फिर 2 लिखा, 1 लिखा, I0, I0, और I0 की वैल्यू कितनी है, π/2। तो हमारा इस बार आंसर कितना हो गया, 4 इंटू 7/8 5/6 3/4 हाफ इंटू π/2। ये आंसर है नेट इस क्वेश्चन का।
ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड आई इज इक्वल टू 0 से 2 पाई एक्स साइन एक्स रेज टू पावर 4 डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली इस फॉर्मेट में तो आया ही नहीं क्योंकि केवल साइन होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए, तो एक तो हमें एक्स से छुटकारा पाना है। तो हमने क्या किया, जीरो से लेके 2a वाली प्रॉपर्टी लगाई। फर्स्ट फॉर्म जो था जीरो से लेके a तक एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब 2 पाई माइनस एक्स रख दिया, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स साइन 2 पाई माइनस एक्स साइन एक्स होगा, और साइन 2 पाई माइनस साइन एक्स होगा, बट इवन पावर है तो वो माइनस खत्म हो गया। ये बेसिकली एफ एक्स है, ये हमारा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है। यहाँ से यहाँ तक हमने प्रॉपर्टी 5.1 लगाया। अब देखो अगर इन दोनों को ऐड करें तो x और ये कैंसिल हो गया, यू विल गेट 2 पाई 0 से पाई साइन एक्स रेज टू पावर 4 dx, ये आया। अब साइन एक्स रेज टू पावर 4 dx जो है ये, ठीक है, इसमें यही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट लिमिट पाई है। फिर हमने 0 से 2a वाला प्रॉपर्टी लगाया, इस बार पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही है, तो हमने 2 नीचे उतार लिया, ये हो गया 4 पाई, ये हो गया 0 से पाई बाई 2 और साइन एक्स रेज टू पावर 4 dx, मतलब इट इज़ I4। तो 4 पाई I4 का मतलब क्या है, 4 3 2 1 I0 इज पाई बाई 2। तो दिस इज 4 पाई 3 बाई 4 1 बाई 2 पाई बाई 2, तो 4 4 कैंसिल, दिस विल बी 3 पाई स्क्वायर बाई 4। यही आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा रिडक्शन फॉर्मूला। Question number 3. मान लीजिए इधर का है साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया आई एन बराबर साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इसमें आई एन में एन क्या कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऊपर वाले साइन के कोफिशिएंट में, जो भी आर्ग्यूमेंट लिखा है उसका कोफिशिएंट में। अब देखो अगर हम इधर से बढ़ने की कोशिश करें, इसको इंटीग्रेट वगैरह करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट विल ट्राई टू डू, आई विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ दिस, ये ठीक है, इस साइन एक्स को हटाना चाहते हैं। तो वो साइन एक्स कैसे हटेगा, हमने क्या किया, आई एन अगर ये है तो आई एन माइनस 2 कितना हो जाएगा, एन की जगह एन माइनस 2 रख दिया, होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, अब घटा दिया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा आई एन माइनस 2, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन एन एक्स माइनस साइन
n माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अब देखो मेरे को ये भी समझ में आना चाहिए कि हमने दो का ही डिफरेंस क्यों लिया, क्योंकि साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले में c माइनस डी बाई टू होता है। तो अगर मैं n माइनस वन लूँ यहाँ पे, तो जब इनका डिफरेंस बाई टू होगा तो न्यूमरेटर में साइन x बाई टू आएगा। अब साइन x बाई टू से साइन x को अगर कैंसिल करेंगे तो फिर डिनोमिनेटर में cos x बाई टू बच जाएगा। तो पर्पस तो सॉल्व हुआ ही नहीं, हमारा तो पर्पस था कि इस साइन x को हटा दिया। तो अब हमने दो का डिफरेंस लिया है, तो दो के डिफरेंस में क्या होगा कि अपने आप ऊपर साइन x ही क्रिएट होगा। तो टू साइन दिस माइनस दिस बाई टू एक्स एंड कॉस में सम बाई टू, तो n और n माइनस टू का सम हो जाएगा 2n माइनस टू दैट बाई टू, ये हो गया होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अब देखो ये कैंसिल हो गया dx, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा आराम से, और इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 2 साइन n माइनस वन एक्स अपॉन n माइनस वन प्लस सी। ठीक है, अगर इन फॉर्मूला बना रहे हैं तो c को छोड़ दिया। ठीक है, और आई एन माइनस टू को अब इधर ले आए, तो ये ऐसे आ गया 2 साइन n माइनस वन एक्स अपॉन n माइनस वन प्लस आई एन माइनस टू। ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्शन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को क्लीन बनाने के लिए व्हाट वी कैन डू, हम इसमें लिमिट्स डाल सकते हैं। 0 से लेके पाई का डाल दिया, 0 से लेके पाई बाई टू तक डाल दिया। 0 से लेके अगर पाई डालेंगे तो क्या होगा, 0 और पाई में 0 रखने पे भी ये 0 हो जाएगा एंड पाई रखने पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आई एन और आई एन माइनस टू बराबर हो जाएगा, देन इट विल बिकम वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 4 कि x इंटू साइन एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स, इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। फिर शुरू हो गए, लेट आई एन बराबर x साइन एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स। ठीक है, इसमें देखो ये याद रखो कि अगर हमें आई एन बोलना है तो एक x का टर्म होना चाहिए और एक साइन एक्स की पावर n होनी चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये x की वजह एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमने ऐसे लिखा है और मान लिया हम बाई पार्ट लगाना चाहें, इसको हम सेकंड फॉर्मूला बोलना चाहें, तो वैसे तो इफ़ यू रिमेंबर कि साइन एक्स का अभी हमने साइन एक्स रेज टू पावर एन का हमने कुछ ऐसे रिडक्शन फॉर्मूला लिखा था कि n अपॉन n माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। ये ठीक है, तो वो तो वैसे डेफिनेट के लिए था, बट अगर यहाँ पे डेफिनेट भी लिखा होता 0 से लेके पाई बाई टू तक, तो इसके इंटीग्रेशन में वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में मतलब अगर मैं इसको फर्स्ट और सेकंड बोलूँ तो इसके इंटीग्रेशन में वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते आई एन वाला। क्यों नहीं लगा सकते? डेफिनेट वाले फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता तो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि बाई पार्ट्स में डेफिनेट के अंदर सेकंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो इनडेफिनेट ही होना चाहिए। तो अभी तो हम क्या करेंगे, इसको हमने ऐसे लिखा x इंटू साइन रेज टू पावर n माइनस वन कर दिया और एक साइन अलग कर दिया। ठीक है, इसको बोल दिया सेकंड फंक्शन, इसको बोल दिया फर्स्ट फंक्शन dx। तो इट विल गिव यू आई एन इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये प्लस हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसको x को डिफरेंशिएट किया तो साइन रेज टू पावर n माइनस वन प्लस x एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट किया तो n माइनस वन साइन रेज टू पावर n माइनस टू इंटू कॉस डी एक्स, या गया। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन रेज टू पावर n माइनस वन इंटू कॉस प्लस, अब देखो आई एन बोलने के लिए एक x होना चाहिए और एक साइन पे पावर होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, ना तो x है, कॉस फालतू है ये, ठीक है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आई एन के फॉर्मेट में है ही नहीं, ये तो ऐसे ही इंटीग्रेट हो जाएगा, ये तो एफ एफ डैश का पेयर हो गया। तो इसको तो हमने ऐसे ही अलग कर दिया, कॉस और साइन देखते ही हमें क्लिक कर जाना चाहिए, प्लस इसको अलग किया तो इसमें n-1 तो बाहर निकाल दिया, x आ गया, ये आ गया साइन n-2, और ये जो कॉस स्क्वायर आया ये ठीक है, इसने बचा लिया, इसको हम साइन स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अब सब कुछ साइन की पावर है, सो दिस इज इक्वल टू -x साइन रेज टू पावर n-1 इंटू कॉस, प्लस अगर साइन f है तो ये f डैश हो गया, तो इसको x मान के इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा साइन रेज टू पावर n/n प्लस n-1 x इंटू दिस इंटू 1, कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, बस n की जगह n-2 आ जाएगा, तो उसको आई कैन राइट डाउन in-2। साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने में इस पर 2 पावर बढ़ जाएगा, तो -in, तो in इंटू n-1 उधर ले जाएंगे, in कॉमन लिया, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट n-1, तो ऐड होके आ जाएगा n साइन रेज टू पावर n-1 इंटू कॉस प्लस साइन रेज टू पावर n/n प्लस n-1 इंटू in-2। तो फाइनली in विल बी -x साइन x रेज टू पावर n-1 इंटू कॉस x अपॉन n, ये ऊपर x है नीचे n है, प्लस साइन x रेज टू पावर n/n स्क्वायर प्लस n-1 अपॉन n in-2, ये फॉर्मूला हो गया। इसमें अगर हम डेफिनेट बना दें और जो लिमिट्स हैं उसको 0 से मानिए π/2 तक डाल दें, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, साइन तो 0 पे ख़त्म हो जाएगा, कॉस π/2 पे ख़त्म हो जाएगा, तो फॉर्मूला थोड़ा क्लीन हो जाएगा।